डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे का दूसरा दिन पीएम मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। भारत सेशेल्स के बीच 19 बड़े समझौतों पर लगी मोहर। पीएम मोदी को सेशेल्स ने गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान से नवाजा। हाथरस को सीएम योगी की सौगात, 548 करोड़ रुपए की 143 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम योगी ने राम मंदिर मामले में अखिलेश यादव को घेरा, कहा राम भक्तों पर गोली सपा सरकार ने चलाई थी। सपा सरकार ने जेलों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोका। महाराष्ट्र में टैट पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित, बिहार और हरियाणा निवासी 3 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र टैट पेपर लीक के पीछे विजेंद्र गुप्ता के मास्टरमाइंड होने की आशंका। उधर पेपर लीक के बाद छिड़ा सियासी घमासान। मुंबई में मुहर्रम जुलूस में बड़ी साजिश, पुलिस ने आरोपी फैयाज प्रेमजी को 14,900 कैप्सूल के साथ किया गिरफ्तार। फैयाज प्रेमजी दर्द से राहत के नाम पर मुहर्रम जुलूस में बांट रहा था जहरीली कैप्सूल। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव, अमेरिका ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना तो ईरान ने किया जवाबी हमला। ईरान ने कुवैत बहरीन के 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया अटैक, हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमला। सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत और सेशेल्स के रिश्तों में आज एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को नए शिखर पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में 19 बड़े समझौतों पर मोहर लगी है। यह ऐतिहासिक मौका दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ का भी है। भारत ने हिंद महासागर के इस रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप देश के साथ अपने सुरक्षा, डिजिटल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद सागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, जहां हम हर देश के पास नहीं, साथ साथ चले। पीएम मोदी ने आज सेशेल्स के संसद को भी संबोधित किया। वहीं सेशेल्स के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन का सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लीडरशिप के लिए सेशेल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड सस्टेनेबल ग्रोथ और पीएम मोदी के ग्रीन विजन के लिए उनके लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों को मान्यता देता है। दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभावी माध्यम है। हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशेल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है। फ्रेंड्स, विकास साझेदारी हमारे संबंधों की मजबूत पहचान रही है। भारत हमेशा की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हाथरस पहुंचे। इस दौरान 548 करोड़ रुपए की 143 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सलेमपुर में जनसभा स्थल के पास लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और बच्चों को अन्य प्रशासन कराया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा, 2017 के पहले कौन ऐसा जिला था जहां दंगे ना हुए हों। मथुरा, मुजफ्फरनगर दंगे होते थे, आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। अभी शुक्रवार को ही मुहर्रम संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर उपद्रव नहीं होते। हाथरस में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान सुन रहा था कि उनकी सरकार आएगी तो वो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। आप अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आपकी ही सरकार ने चलाई थी।
अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलने की बात कीजिए। सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव ने थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र स्थित करेली गांव में पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के आवास पर आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, कानून व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और विकास कार्यों सहित कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई, और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी, और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है, और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। मैनपुरी में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने राम मंदिर चोरी मामले, अरविंद केजरीवाल और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही 15 दिन का समय मांग चुके हैं और इस अवधि के भीतर बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। मंत्री ने बताया कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जयवीर सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि चोरी के मामले में एफआईआर वही दर्ज कराता है जिसके यहां घटना हुई हो। वहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब उनकी हकीकत समझ चुकी है, पंजाब में भी उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने वाली है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का उत्तर प्रदेश दौरा और इंडी गठबंधन का मामला विपक्ष का आंतरिक विषय है, जिससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। लखनऊ हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ितों को राहत कोष से तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। देखिए, ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि 15 दिन लोग इंतजार करें, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 15 दिन के अंदर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसके क्रम में कार्रवाई होते हुए एफआई दर्ज हुई। 8 लोग संभवतः कल जेल चले गए। धन की रिकवरी भी हुई है, तो कार्रवाई शुरू हुई है और बिल्कुल कार्रवाई अंत तक होगी और जो भी दोषी होंगे उनके को बख्शने का काम नहीं होगा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर कथित भ्रष्टाचार, दान गबन और निर्माण कार्य में घोटाले के आरोपों को लेकर करणी सेना ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने ट्रस्ट, पुलिस और एसआईटी की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान, चढ़ावे और निर्माण कार्य में कथित अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने एसआईटी की क्लीन चिट को अस्वीकार करते हुए ट्रस्ट को तत्काल भंग करने की मांग की है।
सूरजपाल अम्मू ने कहा कि नए ट्रस्ट में स्थानीय लोगों, साधु संतों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े परिवारों को जगह दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस ने किसी की रिमांड नहीं ली और आगे की पूछताछ भी नहीं की, जिससे पूरे मामले में समझौते की आशंका पैदा होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर भी निर्माण सामग्री में कथित कमीशनखोरी और घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। करणी सेना ने चेतावनी दी कि यदि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पहले उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूरे देश में चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी से पूरे मामले पर बयान देने और मुख्यमंत्री योगी से कथित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। चोरी, चढ़ावा चोरी, चांदी चोरी, हीरे चोरी, चांदी चोरी, क्या क्या चोरी हुआ है, निर्माण सामग्री में चोरी, ये मुझे लगता है चोरों का अड्डा बना दिया श्री राम मंदिर को। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हमारे को जरूरत पड़ी, तो उत्तर प्रदेश के करनी सेना के पदाधिकारी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं अभिनव जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठी हैं राखी गर्ग, सौम्या मिश्रा बैठी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री सविता बैठी हैं, अनेक मित्र बैठे हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक तोमर बैठे हैं और मोहित अग्रवाल और वीर प्रताप सिंह बैठे हैं और यहाँ के जिलाध्यक्ष। गाजियाबाद जिला प्रशासन के अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज लोनी ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में यूपीए सीआईएसआई डीसी की ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बनी करीब 20 से 25 साल पुरानी एक अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया। लोनी ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में पीर बाबा के नाम से बनी इस मजार पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन के मुताबिक वर्ष 2001 में यहां सबसे पहले एक चबूतरे का निर्माण किया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे इसे गुंबद नुमा ढांचे का रूप दे दिया गया। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर संबंधित पक्ष को जगह खाली करने का निर्देश दिया। यूपीएएसआई डीसी की ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बने इस अवैध मजार को जिला प्रशासन बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह सरकारी भूमि है और पहले नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे। एडीएम सिटी विकास कश्यप ने बताया कि पहले यहां एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसे धीरे धीरे स्थायी निर्माण का रूप दे दिया गया। प्रशासन के अनुसार जिस सरकारी जमीन पर यह निर्माण था उसकी अनुमानित कीमत 62 से 70 लाख रुपए है। डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मौके पर 2 कंपनी पुलिस बल, कई थानों की फोर्स और एसीपी स्तर के अधिकारी तैनात रहे, जिससे पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये देखिए, ये यूपी सीडा के जो पॉकेट्स बने हुए हैं उसमें C8 में स्थित है ये, और ये 225 वर्ग मीटर में लगभग ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अवैध जो निर्मित है ये बना हुआ है। इसकी कीमत लगभग जो यूपी सीडा का सर्किल रेट है उसके हिसाब से इनके द्वारा जो है 65 से 70 लाख के बीच में इसको बताया जा रहा है। सर, कितनी पुरानी ये बनी हुई थी और क्या इस पे पहले देखिए, ये जो मजार का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये धीरे धीरे बनाया गया है। ये जो स्टार्ट हुआ था वो 2001 में इनके द्वारा एक चबूतरा नुमा स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसको 2021 में कोविड के टाइम जो है एक्सटेंड करते हुए काफी ऊंचा बना लिया गया था। तो ये धीरे धीरे बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है, निश्चित रूप से अवैध है और इसको इसीलिए इसमें कार्रवाई की जा रही है। आप जैसा देख रहे हैं कि किसीदा की जमीन में एक मजार बनाई गई है, जिसके संदर्भ में किसीदा द्वारा बताया गया कि नोटिस इनको दी गई थी, इनके द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। आज किसीदा द्वारा इसको ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। उसी के तहत यहाँ पर आज पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर 2 एसीपी और 7 थाना प्रभारी और 2 कंपनी पीएसी और लगभग 650 अन्य हमारे सिविल की फोर्स लगाई गई है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फोर्स है और इसको शांतिपूर्वक संपन्न किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की आयकर छूट रद्द किए जाने के बाद ट्रस्ट ने पहली बार अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा है। ट्रस्ट की अध्यक्ष और आजम खान की बहन निकहत अफलाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए इसे एक तरफा और सुनियोजित बताया। उन्होंने कहा यह कार्यवाही सिर्फ ट्रस्ट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने की कोशिश है। निकहत अफलाक ने कहा कि ट्रस्ट कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करता है और इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा।
वहीं आजम खान के करीबी और सपा नेता असीम राजा ने आरोप लगाया कि 17 जून को नोटिस जारी होने और 23 जून को पक्ष रखने के कुछ घंटों के भीतर ही कई पन्नों का आदेश जारी कर देना पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। उनका दावा था कि ट्रस्ट की सभी गतिविधियां पारदर्शी और कार्यवाही पहले से तय स्क्रिप्ट के तहत की गई है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने ट्रस्ट की धारा 12A और 12AB के तहत मिलने वाली कर छूट को रद्द कर दिया है। वर्ष 2005 में स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़ी जौहर यूनिवर्सिटी पहले भी जमीन निर्माण और अन्य मामलों को लेकर विवादों में रही है। फिलहाल ट्रस्ट का कहना है कि वह कानूनी लड़ाई जारी रखेगा, जबकि आयकर विभाग की कार्यवाही के बाद यह मामला अब नए कानूनी मोड़ पर पहुंच चुका है। हमारे जिला अध्यक्ष अजय सागर जी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की चेयरपर्सन मोहतरमा निगत अफलाक साहिबा तशरीफ रखती हैं। आपके इल्म में है कि पिछले कुछ दिनों से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ खबरें अखबारों में छप रही हैं, मीडिया में चल रही हैं, हमने भी देखी। और उस सिलसिले में कहना यह है कि बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। जो ज्यादती माननीय मोहम्मद आजम खान साहब के साथ राजनीतिक तौर पर हो रही है, ऐसा ही षड्यंत्र सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल करके मोहम्मद आजम खान साहब के उस तारीखी कारनामे के खिलाफ किया जा रहा है। नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शनिवार को महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का पर्चा आउट हो गया। एक दिन पहले पेपर लीक होने के चलते रविवार को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसमें 6 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले थे। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लीक के स्रोत का पता लगाना, एक रैकेट के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों को अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि 27 जून को ठाणे जिले के भिवंडी के डीसीपी पवन बंसोड़ को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग टेट का प्रश्न पत्र बेचने की साजिश रच रहे हैं। मूल प्रश्न पत्र की प्रतियों के साथ बिहार और हरियाणा निवासी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। टेट का पेपर लीक होने के मामले में बिहार के समस्तीपुर निवासी विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आया। उसे इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस विजेंद्र गुप्ता की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी राजीव शाह, आकाश कुमार और धीरज कुमार विजेंद्र गुप्ता के लिए काम कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि विजेंद्र गुप्ता लंबे समय से अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में सक्रिय रहा है और काफी वक्त से अंडरग्राउंड था। अब महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में एक बार फिर उसका नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया है। नीट यूजी का पेपर लीक होने के लगभग 2 महीने बाद हुई इस घटना से राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेपर लीक को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी निष्पक्षता और सख्ती से जांच की जाएगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक को युवाओं के भविष्य के साथ धोखाधड़ी करार दिया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को उगाही का जरिया बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित महसूस कर रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने के बजाय भाजपा को बार बार होने वाले पेपर लीक को रोकने पर ध्यान देना चाहिए था। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार के समय से पहले ही इस्तीफे पर रांची समेत राज्य भर में सियासत गर्मा गई है। दरअसल पिछले दिनों सीआईडी की 2 टीमों द्वारा रिम्स प्रबंधन विभागों में छापेमारी और जांच किए जाने के बाद ही डॉक्टर राजकुमार ने अपना पद त्याग दिया, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान देते हुए संस्थान के अंदर विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीआईडी जांच के आदेश पर तर्क दिया। तो वहीं उन्होंने मेडिकल छात्रों के एडमिशन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर भी उदाहरण देते हुए बड़ा दावा किया है। यह है कि प्रत्येक महीना अगर प्रदेश के हमारे पदाधिकारी जाते हैं किसी जिला में और न्यूनतम कम से कम 24 घंटा रहते हैं, यानी एक रात वहां बिताते हैं, तो कई प्रकार के कार्यक्रमों में शामिलित होंगे। नए संगठन में जो पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों से मिलेंगे,
पूर्व के भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता रहे, उन लोगों से भी मिलेंगे, बैठक करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से संगठन में एक्टिविटी बढ़ेगी, गतिविधियां बढ़ेगी। तो ये अच्छी प्रयास है। मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान लोगों को जिंक फॉस्फाइड के जहरीले कैप्सूल बांटने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी फैयाज प्रेमजी दर्द से राहत के नाम पर लोगों को ये कैप्सूल देने की कोशिश कर रहा था। माफ कीजिएगा, मामला मुंबई के जेजे और भाई खला इलाके का है। जुलूस के दौरान आरोपी ने कई लोगों को यह कैप्सूल दिए थे। इनमें से एक शख्स का पेट दर्द और उल्टी होने लगी। इसके बाद लोगों को कुछ शक हुआ तो पुलिस ने से शिकायत कराई गई। पुलिस ने आरोपी को 14,900 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। उसने हर कैप्सूल में करीब 1 ग्राम जहर भरा हुआ था। इसके लिए 50 किलो जिंक फास्फाइड मंगाया गया था। आरोपी करीब 30,000 जहरीले कैप्सूल बनाने की तैयारी में था। जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल चूहे मारने वाली दवा बनाने के लिए किया जाता है। आरोपी फैयाज प्रेमजी पुणे का रहने वाला है। उसका पेंट का बिजनेस है। 50 किलो जिंक फास्फाइड ऑर्डर किया। कुछ दिनों से रहने के ठिकानों पर हर कैप्सूल में 1 ग्राम जहर डालकर मुहर्रम को निशाना बनाना था। यह 2025 में ईरान और इराक गया था। यहां जाने का उद्देश्य क्या थे ये अभी तक पता नहीं है। डीसीपी जयंत मीणा ने कहा कि पुलिस ने बहुत बड़ी त्रासदी को रोक दिया है। जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसका मोटिव क्या था। बहुत बड़े पैमाने पर आरोपी की साजिश की आशंका थी। हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि सीजफायर का उल्लंघन ना करे। इन सब के बीच ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। ईरान का कहना है कि हमला अमेरिका की तरफ से की गई नई आक्रामकता का जवाब है और इसे उन्होंने निर्णायक जवाब कहा। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि यह ऑपरेशन रात करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच किया गया। इसमें उनकी सेना और एयर स्पेसिस फोर्स ने मिलकर काम किया। निशाने पर 8 अहम अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, जिनमें कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वें बेड़े का मुख्यालय शामिल है। IRGC का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ईरान का दावा है कि उसने यह हमला इसलिए किया क्योंकि उससे पहले दुश्मन ने ईरान के समुद्री इलाके में मौजूद 5 तटकीय चौकियों पर हमला किया था। ईरान ने इसे संदिग्ध जहाज को रोकने की कार्रवाई का बहाना बनाकर किया गया हमला बताया। IRGC ने यह भी साफ किया कि हॉर्मुज से होने वाली शिपिंग की जिम्मेदारी अब ईरान की है। यह बात पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए एक समझौते के तहत तय हुई है, जो हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुआ था। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर कोई जहाज नियम तोड़ेगा तो आगे से उसके साथ पहले से भी कई ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। इस बीच अमेरिका की सेना सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के अंदर कुछ ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई एक व्यापारिक तेल टैंकर पर हुए हमले के जवाब में की गई। इसके बाद ईरान के सरकारी चैनल IRIB ने बताया कि हॉर्मुज़गान प्रांत के सिरिक इलाके में धमाके सुनाई दिए, जो एक टेलीकॉम टावर पर हुए हमले की वजह से हुए। केशम द्वीप पर भी कुछ धमाकों की खबर है, हालांकि उनकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद शुक्रवार की एक घटना से शुरू हुआ था, जब ईरान की नेवी ने हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ईरान का कहना है कि अमेरिका कई सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद घोषित किया था। ईरान ने इन उल्लंघनों के जवाब में पहले भी 100 से ज्यादा बार जवाबी हमले किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।